रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग में सबसे पहली खबर एक धुआंधार एंट्री हुई है सियासत के अंदर। पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत की एंट्री हुई है। उसके ऊपर बात करते हैं। ताहयात नाहली की केस की समाअत जारी है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में और 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। उसके ऊपर बात करते हैं। बल्ले की वापसी के लिए कोशिशें वापस कर दी हैं तहरीक इंसाफ ने, और उसमें ब्लंडर कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, उसके बारे में बात करते हैं। जहां पर ताहयात नाहली का मामला चल रहे हैं, वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला आया है नैब जदगान के लिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बड़ी शख्सियत जनरल फैज और जनरल बाजवा। ये दो नाम हैं जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून की सियासत का मुकम्मल तकिया है। दो के आए दिन कोई ना कोई नून लीग के अंदर से ही कोई इनका पुराना बंदा, जिस तरह मोहम्मद जुबैर साहब, ये वो बोल पड़ते हैं कि जनाब फैज साहब से और जनरल बाजवा से मुलाकातें होती रही, एंड दैट इज द रीजन कि मुस्लिम लीग नून को पॉलिटिकल स्पेस मिली पाकिस्तान के अंदर। बट फिर भी सियासत के लिए कोई ना कोई तो आपको चाहिए था बयानिया। तो नून लीग को लगा कि शायद जनरल फैज का नाम जो है वही उनके लिए बयानिया है, और इसी चक्कर में एक फैजाबाद कमीशन इस टाइम के ऊपर काम कर रहा है उनकी कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। और कमीशन काम किस चीज के ऊपर कर रहा है कि जनाबे वाला नून लीग की गवर्नमेंट को गिराने के लिए या धचका देने के लिए, नुकसान देने के लिए जनरल फैज ने बहुत सारी प्लानिंग्स की। उसमें आ जाता है फैजाबाद धरना, एक दीनी मजहबी जमात का धरना आ जाता है। 2017 की बात है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे, जनरल नवीद मुख्तार तब DGI थे, जनरल बाजवा वॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम। सो ये कहानी वहां तक वापस जाती है। जनरल फैज को धरना कमीशन ने, जिसमें 3 रुकनी धरना कमीशन ने बहुत सारे खतूत लिखे हुए थे या सवालों के जवाब मांगे हुए थे कि मैं इन सवालों के जवाब दीजिए। पहले खबरें आती रही कि जनरल फैज ने धरना कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, फिर खबर आई कि धरना कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, और फिर आज खबर आती है जनाब के जनरल फैज जो है उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया। जियो की खबर है, एजाज सैयद साहब की खबर है, जिसकी खबर है उसको क्रेडिट देना चाहिए। उसमें जनरल साहब ने, जनरल रिटायर्ड फैज ने, जो DGI थे साबिका, और जिनको तहरीक इंसाफ के दौर में कहा जाता था कि जी ये नेक्स्ट आर्मी चीफ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके ऊपर बहुत कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सियासत हुई है इस एक नाम के ऊपर। चकवाल की शख्सियत का नाम आज भी मियां जावेद लतीफ साहब डेली लेते हैं। जनरल फैज ने अपना जवाब जमा करा दिया, और जनरल फैज ने जो जवाब जमा कराया है वो धमाकेदार किस्म का जवाब है। सबसे पहले तो उन्होंने तमाम इल्जाम, जो सियासी किस्म के इल्जाम उनके ऊपर लगे हैं, उनकी तरदीद की। उन्होंने कहा जी मैं किसी की हुकूमत बनाने में, किसी की हुकूमत गिराने में कोई शरीक नहीं था। अब ये कहानी किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट का रोल सियासी जमातों को बनाने, गिराने, हुकूमतें बनाने, गिराने के अंदर कितना होता है, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। एवरीवन नोज। अब उसमें आगे वो कहते हैं कि जनाब नवंबर 2017 के अंदर काबीना की मीटिंग हुई थी। शाहिद खाकान भाई साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया, वजीर आजम थे, एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे, जनरल बाजवा थे, जनरल नवीद मुख्तार थे। उस काबीना की मीटिंग के अंदर मिलिट्री ऑफिशियल्स या मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप थी वो भी बैठी हुई थी, और वहां पर मुझे हुक्म ये दिया गया, या मुझे गाइडेंस ये दी गई, या मुझे डायरेक्शन ये दी गई कि जनाब आप जाकर धरने वालों से, दीनी मजहबी जमात जो है हमारी एक पाकिस्तान की, उनसे मुज़ाकरात करें। सो मैंने तो हुकूमत के कहने के ऊपर, बेसिकली नून लीग की हुकूमत के कहने के ऊपर मैंने जाकर मुज़ाकरात किए और धरना वहां से खत्म हुआ। अब यहां पर सबसे बड़ा धचका क्या है नून लीग के लिए, वो ये है कि ये तो बार बार बयानियां ही एक बनाते रहे कि हमारी हुकूमत गिराने, नवाज शरीफ को नहल कराने, हुकूमत बनाने PTI की, धरने दिलवाने, इनके तमाम के पीछे जनरल फैज हुआ करते थे। अब जनरल फैज ने तो अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी आके इसके ऊपर, और अब इन जवाबों के बाद आई होप एंड आई प्रे कि तमाम वो जो कैबिनेट में उस टाइम के ऊपर लोग थे, शाहिद खाकान भाई साहब की जो काबीना थी उस टाइम के ऊपर, वो तमाम लोगों को भी आई होप एंड आई प्रे एंड आई एक्सपेक्ट दैट कि तमाम लोगों को धरना कमीशन जो है कांटेक्ट करेगा कि जनाब जनरल फैज ने कहा है कि ये कमीशन वो जो काबीना थी, मीटिंग थी, उसके अंदर ये सब कुछ डिसाइड हुआ था। तो आप भी जरा आइए, सारे के सारे जवाब दीजिए कि उस काबीना की मीटिंग के अंदर क्या हुआ था। मीटिंग मिनट्स में मिल जाएंगे एंड ऑल दैट। सो कहानी अभी खत्म नहीं हो रही, कहानी अभी एक्सपैंड हो रही है, और ये दबंग किस्म की एंट्री हुई है जनरल फैज की वापस पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन सियासी जमातों के बयानिए के अंदर एंट्री जनरल फैज की हुई है। एंड लेट्स सी एंड लेट्स होप कि इसका आगे चलकर कहानी क्या निकलती है इसमें। आगे चलिए तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताहयात नाहली, जहांगीर खान तरीन, नवाज शरीफ साहब, इन दो के नाम लिए जा रहे हैं। दो के बहुत सारे सियासतदान हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको ताहयात नाअहल कर दिया गया है, जिनकी छोटे मोटे गलतियों कोताहियों के ऊपर ताहयात नाअहल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और इलेक्शन के टाइम के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि इसमें बहुत बड़े बड़े बुर्ज है, या तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अब इसके अंदर मेरी टेक क्या है, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं, लेकिन थोड़ा सा समाअत का अहवाल आज आपको बता दूं कि समाअत के अहवाल से और जजेस के मूड से तो ये लगता है कि ताहयात नाअहली खत्म कर दी जाएगी, नाअहली को 5 साल तक कन्फाइन कर दिया जाएगा कि जनाब कोई भी सियासतदान जो है वो 5 साल तक नाअहल हो।
इसमें तो एक दो चीजें हैं जिनको ख्याल में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कानून एक आमिर, एक डिक्टेटर का बनाया गया 62-63 जो है, ये एक आमिर का बनाया हुआ कानून है। जनरल जिया के दौर में ये कानून बनाया गया। एक नंबर 2, ये कानून हमेशा जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। जिन्हों दिल करता है स्टैब्लिशमेंट का चुक के उन्होंने हीरो बनाना है, 62-63 से फारिग है वो सादी कमीन और वो तमाम चीजें देकर आप उसी बंदे को दोबारा उसी लिस्ट में ले आते हो कि ये सादी कमीन नहीं है। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं कि इसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सादिक और अमीन है। अब आपने तोशा खाना भी निकाल लिया, अब आपने वो तमाम, मतलब ये कि ये कानून है कि जो हर सियासतदान के सर के ऊपर नंगी तलवार है और ये मोहरा है, ये टूल है स्टैब्लिशमेंट का। अगर तो ये 62-63 आया रहा तब तो इसमें जजेस, जर्नैल और तमाम बाकी सरकारी मुलाजमीन, तमाम पाकिस्तानी हर बंदे के लिए होना चाहिए था। लेकिन ये सियासतदानों के सर के ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए, उनको लीश पे रखने के लिए उनको ये कानून तब बना दिया गया। फाइनली जरदारी साहब ने इसके ऊपर बात भी की थी नवाज शरीफ साहब से कि 62-63 खत्म कर दें, और ये खत्म कर देनी चाहिए थी। उसकी एक रीजन है, आजकल जेरे अताब इमरान खान साहब की सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर आज किसी भी केस में 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बल्कि 200 के करीब केसेस है इमरान खान साहब की जात के ऊपर, किसी भी केस के अंदर उनको ताहयात नायल कर दिया जाता है, तो भाईजान क्या वो ताहयात सियासत से आउट हो गए? क्या ये जस्टिफाइड है? इसकी मिसाल जो काजी फाइज साहब ने अदालत के अंदर दी है, मैं वही कोट करता हूँ कि एक शख्स है, वो नामजद कागजात नामजदगी जमा करवाता है, डिक्लेयर जब करता है अपने एसेट्स, तो उसमें वो 8 तोले सोना था, तब उसके घर में या उसकी अलमारी में सामने 6 तोले निकला, उसने 6 तोले डिक्लेयर कर दिया। बाद में पता चलता है नहीं जी 6 नहीं, इसके पास तो 8 तोले सोना है। तो क्या वो पूरी जिंदगी के लिए नाअहल है? इसमें बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं। चीचावती से राय हसन नवाज की मिसाल है, उनके कागजात नामजदगी में उन्होंने जब एसेट्स डिक्लेयर किए 2008 में, तो कोई 16 कनाल जमीन थी, 16 कनाल। वो एक बड़े जिम्मेदार के एसेट्स में 16 कनाल की जमीन मिस होगी, वो सारी जिंदगी के लिए बंदा नाअहल बैठा हुआ, ताहियात नाअहल बैठा हुआ। मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। हाफिजाबाद से हमारे साबिका एमएनए थे मेहदी हसन भट्टी साहब, शौकत भट्टी अभी तहरीक इंसाफ के टिकट पर एमएनए बने 18 में, उनके वालिद वो ताहयात नाअहल बैठे में। हालांकि ही इज दैट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन कि अगर आज उनकी नाअहली खत्म हो जाती है और सारा अफजल तारड़ साहब के मुकाबले के ऊपर वो इलेक्शन लड़ते हैं, मेहदी हसन भट्टी साहब खुद लड़ते हैं, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि उनको हराना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतना मकबूल सियासतदान है अपने इलाके का। इस तरह बहुत सारे लोग थे कि जिनके ऊपर ताहयात कर दिया गया, एक रगड़ा आया और रगड़े के अंदर उनको सारों को ताहयात नायल कर दिया गया। अब इसमें होना क्या चाहिए? आइडियली क्या किया जा सकता है? इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस साहबान की जो समात सुप्रीम कोर्ट में है इस टाइम के ऊपर इस केस की, उसमें काफी सारे तजाद भी हैं। तजाद के ऊपर भी आगे चल के बात करता हूँ। होना ये चाहिए कि जितनी सजा है उतनी नाअहली। एक पॉलिटिशियन है, वो करप्ट है, पकड़ा गया, उसने चोरी की है, उसने मुल्क और कौम का पैसा चुराया है, उसने कौम को नुकसान पहुंचाया है, उससे रिटर्न लें। वो टीवी के ऊपर आए और वो बोले कि जनाब मैंने ये चोरी की, मेरे से गलती होगी, मैंने माफ कर दो, और 5 साल के लिए एक इलेक्शन के लिए वो डिसक्वालीफाइड। तो 5 साल तुम बाहर बैठो, 5 साल के बाद पाकिस्तान के अवाम, तुम्हारे हल्के के अवाम डिसाइड करेंगे तुम्हारी इस गलती के ऊपर तुम्हें माफ करना है कि नहीं करना। इसके ऊपर सिर्फ एक पावर क्वार्टर के पास डिसक्वालिफिकेशन और सारी जिंदगी के लिए उनके सर के ऊपर तलवार लटका देना जो है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड नियरली। इमरान खान साहब हो, जहांगीर खान तरीन साहब हो, मेहदी हसन भट्टी साहब हो, राय हसन नवाज साहब हो, शेख वकास अकरम साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, फजलुर रहमान साहब हो, कोई भी है जिसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन साबित हो गया, उसको टीवी के ऊपर लेके आइए, उससे रिटर्न लीजिए, उससे साइन करवाइए कि भजन मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये चोरी की है, माफी का तलबगार हूँ, 5 साल के लिए बाहर बैठूंगा, 5 साल सजा खत्म होगी तो उसके बाद वापस आऊंगा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी सजाएं जो ना पाकिस्तान के अंदर। अब इसमें कानून के एक और भी एंगल इसका ये है कि जब कोई भी बंदा, कोई भी मुजरिम अपने जुर्म की सजा काट लेता है तो वो वैसे ही होता है, आइन और कानून की बात कर रहा हूं, वो वैसे ही होता है जैसा पैदा हुआ बच्चा। सो भाईजान, जब आपने एक, कोई भी दुनिया का कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है कि जिसके लिए ताहयात नाअहली जो है वो उसकी सजा होनी चाहिए। मेरे नजदीक जमहूरियत के अंदर नहीं होना चाहिए। अमरीत है तो फिर आमिरों को बनाया हुआ कानून है, एंजॉय करते रहे, इसमें फिर क्या फर्क पड़ता है। बहर लेट्स सी व्हाट इट हाउ इट गोज, समात अभी जारी है। बट अगर इसमें नवाज शरीफ साहब को इसमें रिलीफ मिलता है तो मेरे नजदीक कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होगी। एज सच रीजन, इसमें और भी बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा, और अगर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देना ही था तो यही वजह है कि पीछे जो सारा लंदन से वापसी और वो उन तमाम चीजों को भी मद्देनजर रख कर लाइए, तो फिर आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये एक चीज के ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि काजी फाइजा साहब का बेंच, उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए ये केस सुना जा रहा है, इसलिए कंट्रोवर्शियल जरूर हो जाएगा, क्योंकि काजी साहब का टिल्ट अनफॉर्चुनेटली, या उनका रवैया जो है तहरीक इंसाफ और उनके वकला के साथ, वो जो है उसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। वरना ये केस सुना जाना चाहिए था, ताहयात नाअहली वाला केस हमेशा के लिए सेटल होना चाहिए।
इसको जमहूरियत के लिए आमिरों का एक टूल इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। अब इसी में एक कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ी सी, मैं उसके ऊपर भी बात करता चलूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज नायब सजा याफ्ता की जो सजा 10 साल से कम करके 5 साल कर दी गई थी, वो रिवर्स कर दिया। उन्होंने हुक्म इम्तना जारी किया है कि जनाब वाला वो 10 साल की 10 साल ही रहेगी, 5 साल नहीं रहेगी। अब एक तरफ तो ये नायबज़दा जो लोग हैं उनके लिए 10 साल की कैद है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ इट गोज़, बट एक बड़ी डेवलपमेंट है। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। कल हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया, पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला छिन गया। बल्ला छिनने के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट में कोई साहब हैं, उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब एमपीए थे, मुरीदके वाली साइड से तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने पास से एक दरखास्त दायर कर दी हुई थी। दरखास्त नाकाबिल समाअत होने की वजह से उड़ा कर रख दी लाहौर हाई कोर्ट ने। जब जस्टिस जवाद ने ये कह दिया कि भाईजान पेशावर हाई कोर्ट का इंतजार तो कर लो, साढ़े को की लैन आ गए हो। होना भी यही चाहिए था। और मैं तो इसके ऊपर बड़ा टेक्निकली लोगों को जिनसे कुछ जानता हूँ उनसे बात की है, उन्होंने कहा यार मतलब इंतजार तो करो कि पहले एक कोर्ट में लगा हुआ दूसरी कोर्ट में भाग के आ गए हो। ये नेगेटिव खबरें बनती हैं, ये किसी भी जमात के बयानिए और किसी भी जमात को नुकसान पहुंचता है कि जब आप इस तरह की बचगाना हरकतें लोग करते हैं। एक एमपी है, मतलब इतने लेजिस्लेशन को तो समझते होना चाहिए कि कानून क्या कहता है कि एक हाई कोर्ट के अंदर केस है, 9 जनवरी को समाअत है। अब उससे ऊपर यही पॉसिबल हो सकता था आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। और आज बल्ले की वापसी के लिए, अपने इंतखाबी निशान की वापसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त को नंबर लग गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी हंगामी बेसिस पे सुना जाएगा केस। अब इसमें एंड में मेरे नज़दीक व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि काजी फाइज़ साहब का या कोई भी जो जस्टिस साहबान भी सुनेंगे केस, उनका रवैया क्या होगा तहरीक इंसाफ के वकला के साथ। बिकॉज माजी में हमने देखा बहुत सारे केसेस के अंदर जो उनका रवैया था, जिस किस्म का था, तो वो थोड़ा सा डिसाइड करेगा। बाकी मैं इट्स टू अर्ली टू से दैट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं बल्ले के निशान की वापसी के लिए। बिकॉज बल्ले का निशान नहीं है तो पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है तो मतलब ये तमाम अरकान असम्बली जिनको टिकट जारी करने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे तो कल को मखसूस नशिस्तें तो गई गई सारी आपकी, वो तो ख़वातीन और वो जो कोटा है अकलीतों वाला, वो सारी नशिस्तें तो गई गई, लेकिन उसमें नुकसान तहरीक इंसाफ का इस किस्म का होगा कि वो अनबेरेबल किस्म का नुकसान है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।